Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you are all fine at your home. Today our topic human respiratory and circulatory system. हमने 7th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है जनरल साइंस। तो इसका पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट डज ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड फॉर रिलीज एनर्जी। यानी जो खाना खाने के साथ ऑक्सीजन है वो तवानाई के अखराज के लिए कहाँ ताअम्मुल करती है। तो पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर है ऑक्सीजन रिएक्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया विद फूड टू रिलीज एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ आर फूड एंड ऑक्सीजन कैरीड टू द साइट ऑफ रिस्पायरेशन। यानी खुराक और ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन की जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड बाय ब्लड टू द साइट ऑफ रिस्पायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डू प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन गो। यानी रिस्पायरेशन जो है वो बनने के अमल में कौन सी मसनूआत जो होती है वो कहाँ मुंतकिल होती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जो रिस्पायरेशन के नतीजे में बनने वाली चीज़ें हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में होती है शामिल होती हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम माइक्रोकॉन्ड्रिया इनटू ब्लड वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सलेशन। यानी जो रिस्पायरेशन के नतीजे में बनने वाली चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी वो शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो माइटोकॉन्ड्रिया से खून के ज़रिए फेफड़ों में मुंतकिल किया जाता है ताकि इसे सांस के ज़रिए बाहर निकाला जा सके। तो ये हमारे हो जाएंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन। तो अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 वो वाले हम पार्ट स्टार्ट करने लगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन यानी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन यानी जो गैसों का तबादला होता है लंग्स, ब्रोनोकोलीज, ओलिव लाई या ब्लड। तो यहाँ पे आएगा ओलिव लाई, ये वाला होगा इसका। नंबर 2 पे है ट्रिका डिवाइडेड से इनटू 2। यानी जो ट्रिका है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है, ब्रोनोकाई में, वेन्स में, विली में, विलाई में या लास्ट पे है रिब्स में। तो यानी पसलियों में। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले पे आप लगाएंगे टिक। थर्ड है द पार्ट ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। यहाँ पे आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम्स। नंबर 4 पे है लेफ्ट आर्ट्रियम्स ओपन इनटू यानी बाया आर्ट्रियम में खुलता है, क्या खुलता है जी, यहाँ पे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। 4th पे है राइट आर्ट्रियम रिसीव्स के इसका क्या काम है, जो राइट आर्ट्रियम्स है उसका क्या काम है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसको लेना। नंबर 6 पे है नंबर 6 पे है ब्लड वेसल्स दैट कैरीड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर। यानी जो खून की वो नालियाँ जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं क्या कहलाती हैं, आर्टरीज। नंबर 7 पे है एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन, कहाँ पाया जाता है जी एरोबिक वेस्ट, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन यीस्ट आर डैश अलोंग विद एनर्जी। यानी यीस्ट में एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी के साथ साथ डैश में भी पैदा होता है। तो किस में पैदा होता है, यहाँ आएगा बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे टिक लगा देंगे। नंबर 9 है आगे, नंबर 9 में है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज़ एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन। यानी जिस्म में जो खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का तबादला होता है वो किसके ज़रिए होता है। तो यहाँ पे आएगा कैपिलरीज, यहाँ डी वाले पे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वाले पे यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। ये हो जाएगी हमारे MCQs। नेक्स्ट हम चल के देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है और उसमें क्या पूछा जा रहा है।
2.2 में है फ़र्क बयान करें जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यानी एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इन दोनों के बारे में फ़र्क बयान करें। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 22 पे है। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ये जो फ़र्क है यहाँ बयान करना है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के में अमल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के अमल में बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एनारोबिक रिस्पायरेशन, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन के अमल में ये कम तवानाई खारिज होती है। नंबर 3 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। लैक्टिक एसिड रिप्रोड्यूस्ड इन मसल्स, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के अमल में लैक्टिक एसिड जो वो मसल्स में मौजूद होता है। एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट, और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो यीस्ट में पैदा होते हैं। ये हो जाएगा एनारोबिक और एरोबिक का डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, किसके बारे में हमने डिफरेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में हमने फ़र्क बयान करना है। इसका आंसर है यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन इन एनिमल्स, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन जानवरों में एरोबिक रिस्पायरेशन के अमल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन ऑर्गेनिजम्स ब्लड, यानी जिसके नतीजे में तवानाई की बहुत बड़ी मिकदार पैदा होती है, जो जानदार माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी माहौल से जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में फ़र्क है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट इज़ इनहेल्ड फ्रॉम लंग्स बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय स्टोमेटा, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पायरेशन का हाई प्रोडक्ट है, और इसे जानवरों में फेफड़ों से और पौधों में स्टोमेटा के ज़रिए खारिज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग के दरमियान और रिस्पायरेशन के दरमियान में फ़र्क बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर 23 पेज पे है, यानी रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का। इसका आंसर यहाँ पे हम फ़र्क बयान करेंगे जी। ब्रीथिंग में क्या है, ब्रीथिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, यानी ये ब्रीथिंग में क्या है जी, सांस लेने का अमल और हवा को सांस के ज़रिए अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना है। जबकि रिस्पायरेशन में क्या है जी, रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्राम फूड ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ईच ऑफ विच इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जी, रिस्पायरेशन बहुत से तामुलात का मजमूआ होता है, जिसमें खुराक से एनर्जी हासिल की जाती है, और हर एक तामुल करने वाले एक ख़ास जो एंजाइम्स की मदद से मुकम्मल होता है। तो ये हो जाएगा पहला फ़र्क। नेक्स्ट है हमारे पास, इट टेक्स प्लेस इन ओलिवलाई ऑफ द लंग्स, यानी ये लंग्स के ओलिवलाई, यानी ये अमल फेफड़ों के ओलिवलाई में होता है। रिस्पायरेशन में फ़र्क क्या है जी, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स, ये अमल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस क्या है, द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स, ये सांस लेने का मकसद जिस्म के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन फराहम करना, और सेल्स में पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे निजात दिलाना होता है। तो रिस्पायरेशन में क्या है जी, द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, यानी ये जो अमल है रिस्पायरेशन का मकसद ज़िंदगी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जिस्म में तवानाई फराहम करना होता है। तो आप इसके 3 डिफरेंस भी याद कर लें, तो ये इसका आंसर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे का सारे जो पार्ट्स वो याद करें, तो आप ये 3 भी कर लें तो आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फोर्थ में हमारे पास पूछा जा रहा है जी, आर्टरीज़ और वेन्स में फ़र्क बताएं।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्टरीज और वेन्स का जो डिफरेंस है वो 27 पेज पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती है वो दिल को, खून को दिल से दूर ले जाती है, जबकि वेन जो होती हैं वो कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन जो होती हैं वो खून को दिल की तरफ लेके आती हैं। थिक वॉल्ड वेसल्स, जो मोटी जो दीवारें होती हैं, मोटी दीवारों वाली नालियाँ होती हैं, जबकि वेन्स होती हैं थिन वॉल्ड वेसल्स, वो पतली दीवारों वाली नालियाँ होती हैं। फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज होती है उसको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जबकि वेन्स होती है फेसिंग लो ब्लड प्रेशर, उसको कम ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। और थर्ड पे है हैविंग नो वॉल्व्स, यानी वॉल्व्स इनके नहीं होते, जबकि वेन्स हैव वॉल्व्स, वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। लास्ट पे है कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरिड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आर्टरीज में जिस्म के सेल्स के लिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा वाला जो खून होता है वो लेकर जाती है, सवाए प्लमनरी आर्टरी के, क्योंकि इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है इसलिए। तो इसमें वेन्स में क्या डिफरेंस है जी? रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, यानी जो वेन्स में होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो फजूलात होते हैं वो लेकर जाने वाले खून को वापस लेकर आती हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सवाए पल्मोनरी वेन के जो ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती हैं। तो ये डिफरेंस हो जाएगा वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज एंड एल्वुलाई, इसका डिफरेंस हम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम कैपिलरीज में देख लेते हैं। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड सेल्स, यानी कैपिलरीज जो होते हैं जिस्म के सेल्स और खून के सेल्स के दरमियान जमात के तबादले के लिए जगह फराहम करती है। वेरी थिन वॉल्ड, बहुत जो पतली जो होती है इनकी नालियाँ। फेसिंग लो ब्लड प्रेशर, नो वॉल्व्स। फिर लास्ट पे है प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, यानी वो सेल्स को ऑक्सीजन और ग़िज़ा जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा फराहम करते हैं, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो वेस्टेड फजला होता है वो इकट्ठा करती है। ये हो जाएंगे हमारे कैपिलरीज के। तो उसके बाद दूसरा हम पार्ट देखते हैं कि उसके कौन सा डिफरेंस था कैपिलरीज के साथ। एल्वुलाई का यहाँ से स्टार्ट होगा। ईच ब्रोंकोल्स एंड्स इन ग्रुप ऑफ एयर सैक्स और एल्वुलाई। द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई। मिलियंस ऑफ एल्वुलाई आर फाउंड इन कैपिलरीज। यहाँ तक हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2.3 का गिव शॉर्ट आंसर पार्ट है 2.3, इसका पार्ट हम देखने लगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम, यानी जिस्म के वो हिस्सों के नाम बताएं सांस लेने के निज़ाम में शामिल है उसके सिस्टम में। तो इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पेज 21 से स्टार्ट होगा। नोज़ और माउथ, मुंह और नाक के लिए ट्रेका है, ब्रोंकिस है, ब्रोंकोइल्स है, ओल्वुलस इन लंग्स है, और ब्लड कैपिलरीज यानी खून में कैपिलरीज। ये यहाँ से यहाँ तक इसके नाम हो जाएंगे कंप्लीट। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो प्यारे बच्चों, अगर इस मुकाम पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो लाइक का तो हक बनता है ये हमारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन विच अकर्स इन मसल्स, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन के जो मसल्स में बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल्स में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है उनका नाम बताएं। तो आपने सिर्फ लैक्टिक एसिड इज़ नेम कट कर देना है, लैक्टिक एसिड इज़ लिख के आगे सारा जो क्वेश्चन है वो उसके आगे सारा आंसर में आपने लिख देना। ये हो जाएगा नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 में है नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स, खून के मुख्तलिफ सेल्स के नाम बताएं। रेड ब्लड सेल्स यानी RBC,
वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेट, यानी खून में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो आपने लिखना है, बी को कैपिटल कर लें, ब्लड इज़ ऑक्सीजनेट बाय alveoli इन द लंग्स, यानी खून में ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद एल्वुलाइज से आती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर। ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर थे, ये मैंने इसीलिए बुक पे लिख दिए कि आपके लिए आसानी रहेगी। नंबर 5 है, 5 नंबर पे है नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी इंसानी दिल के मुख्तलिफ खानों के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम यहीं पे ही इसका लिख देंगे। आपने लिखना है राइट आर्टरिया, फिर लिखना है आपने लेफ्ट आर्टरिया, फिर लिखना है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इस तरह हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब 2.4 है, उसके पार्ट का देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट एंड वेन्स, यानी इंसानी दिल और खून की जो नालियों में मुख्तलिफ वॉल्व्स होते हैं उनके फंक्शन बताएं, उनके काम बताएं कि वो क्या करते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। इन हार्ट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स is regulated by valves which prevent to backflow of the blood. In most of veins, internal valves are present which prevent backflow of the blood, यानी दिल में आर्टरिया से वेंट्रिकल्स तक खून के बहाव को वॉल्व्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जो खून को वापस आने से रोकते हैं। ज़्यादातर खून की नालियों में अंदरूनी वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो खून को वापस आने से रोकते हैं। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क, इंसानी दिल किस तरह काम करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर 25 पेज से स्टार्ट होगा। वर्किंग ऑफ हार्ट, the right atrium receives deoxygenated blood with less oxygen through two veins, one atrium, one carrying blood from upper part of the body and the other from low part of the body. The left atrium receives oxygenated blood with more oxygen from the lungs, यानी जो दायां आर्ट्रियम्स में 2 वेन्स के ज़रिए जिस्म के ऊपरी हिस्से और जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीनेटेड यानी कम ऑक्सीजन वाला खून मिलता है। तो जो बायां आर्ट्रियम होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून हासिल करता है। दोनों आर्ट्रिया जो होते हैं एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं और बाएं आर्ट्रियम से बायां वेंट्रिकल तक और दायां आर्ट्रियम से दायां वेंट्रिकल तक खून को वो पंप करते हैं। ये सारा इसमें आ जाएगा। इसका आंसर अगले पेज पे भी है 26 पे। तो इसका आंसर आपने यहाँ तक लगा देना है, लंग्स तक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास कंप्लीट। आगे हम चल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके बताएं। तो इसका आंसर देखते हैं। इनका आंसर हमने पेज नंबर 3 पे पेज नंबर 27 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन देखते हैं तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ इसके आंसर की। आर्टरीज का है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्राम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज, यानी खून की वो नालियाँ जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं यानी आर्टरीज कहते हैं। ओराटा इज़ द मेन आर्टरीज जो होता है, ओराटा एक अहम आर्टरी होती है। इन ब्रांचेस
थ्रू फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज, और इसकी शाखें छोटी आर्टरीज बनाती हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल, जो आर्टरीज एक तंग जगह, इसका जो तंग होती है वॉल्स इसकी, व्हेन आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट इट्स लेमन स्पेस बिकम नैरो एंड लेस ब्लड फ्लो थ्रू इट इन अ गिवन टाइम। इसका जो ल्यूमन यानी अंदर की जगह होती है वो तंग हो जाता है और एक खास वक्त में इसमें से कम होना बहता है। नेक्स्ट है आर्टरीज हैव नो वॉल्स इन प्लेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू द skin, such as one can feel the expansion of the arteries as pulse. The pulse tells us the rate of the heartbeat. The blood flows under high pressure in the arteries. यानी जो ऐसी जगहों पर जहाँ आर्टरीज जिल्द के बहुत करीब होती हैं, इन जगहों पर फैलाव को नब्ज़ के तौर पर महसूस किया जा सकता है। नब्ज़ हमारे दिल की धड़कन की रफ्तार को बताती है और खून की आर्टरीज में खून ज़्यादातर प्रेशर के तहत बहता है। ये हो जाएगा हमारे पास आर्टरीज है। नेक्स्ट वेन्स का देखते हैं। द वेन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, जो वेन्स होती हैं वो वापस खून को वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं। व्हेन द ब्लड रीच अ वेन, जब खून है वो किसी वेन्स में पहुंचता है, इट फ्लो स्लोली, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहता है, स्मूथली, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बहता है। सो द वॉल्स ऑफ द वेन्स नीड नॉट टू एज थिक एंड मस्कुलर एज दोज ऑफ द आर्टरीज। तो लिहाजा वेन्स की जो दीवारें आर्टरीज की तरह मोटी और फैलने वाली नहीं होती। वेन्स हैव लार्ज ल्यूमन, जो वेन्स का ल्यूमन होता है वो बहुत बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव, ज़्यादातर जो वेन्स हैं इंटरनल वॉल्व्स ऑफ टू प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ज़्यादातर जो वेन्स में खून को वापस आने से रोकने के लिए अंदरूनी वॉल्व्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज है द आर्टरीज ब्रांच अगेन टू फॉर्म आर्टरियोल्स, यानी जो आर्टरीज की शाखें जो होती हैं वो दोबारा आर्टरियोल्स बनाती हैं। द आर्टरियोल्स डिवाइडेड एंड बिकम टीनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, जो खून की जो शरियानी होती हैं वो तकसीम होकर छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज provides large surface area for the exchange of materials between the blood and the tissues. Capillaries, a very thin wall vessel through which the exchange of material between blood and tissues take place. जो कैपिलरीज जो होती हैं वो खून और टिश्यू के दरमियान मादों के तबादले के लिए ना बड़ी जगह फराहम करती है, बहुत बड़ी सतह के फराहम करती हैं। यानी कैपिलरीज बहुत जो पतली दीवारों वाली नालियाँ होती हैं ना वो होती है, जिनके ज़रिए खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का जो तबादला है वो बड़ा आसानी से होता है। तो ये हो जाएंगे कैपिलरीज, ब्रेन और आर्टरीज की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है जी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट एंड रिब्स, यानी सीने और पसलियों के जो है उसके रोल की वजाहत करें। मसल्स इन ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने के निज़ाम में सीने और पसलियों के जो मसल्स हैं उनके किरदार की वजाहत करें। तो चलिए जी वजाहत करते हैं, चल के देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 20 से स्टार्ट होगा, यहाँ से। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, रिब मसल्स कंट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप एंड आउट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, यानी जब हम सांस लेते हैं तो पसलियों के मसल जो है वो सिकुड़ जाते हैं, पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे सीने की कैविटी जो होती है वो फैल जाती है। एट द सेम टाइम डायाग्राम कंट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, जो एक ही वक्त में डायाग्राम जो होता है वो सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है, यानी फैल जाता है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और सीने की जो कैविटी की अंदर की जगह होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
पेज नंबर 21 पे आ जाएंगे, वहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा। एज अ रिजल्ट एयर इंटर्स इनटू द लंग्स, जिसके नतीजे में हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। इस अमल को इंस्पायरेशन कहा जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे सो द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड रिब्स मसल्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। वो क्वेश्चन के अंदर से ही थोड़ा सा आपने ऐड करना है। सो द मूवमेंट ऑफ चेस्ट एंड रिब्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग, ये यहाँ तक आपने लिख लेना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी खून की कंपोजिशन बयान करें। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, की पॉइंट में आप आएंगे तो की पॉइंट के जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। और ब्लड इज़ 55 प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ये सारे यहाँ तक ब्लड सेल्स इज कॉल्ड सीरम, यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारे खून में प्लाज्मे का 55% होता है, प्लाज्मा 45% खून के खुलिये हर वक्त मुअल्लक रहते हैं। और प्लाज्मा में 92% जो होता है 92% हमारे वो होता है पानी होता है। और फाइबरनोजिन यानी खून को जमा देने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो खून के खुलिये के बगैर प्लाज्मा जो होता है वो सीरम कहलाता है। जो खून के खुलिये के बगैर प्लाज्मा होता है ना वो सीरम कहलाता है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी होगी है कंप्लीट। तो बड़ी ही मेहनत के साथ चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 है, जनरल साइंस की बुक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की या आपको मेरी किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं आइंदा अच्छी वीडियो लेके आऊँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। हर वीडियो में आप की दुआएं होनी चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बने और तालीम को मेरे साथ मिल के दूसरे लोगों तक फैलाने में मेरी मदद कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।